हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें टेम्परेचर मेजर करने के 4 स्केल गिवन है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो याद रखना, केल्विन कैन नेवर बी नेगेटिव। केल्विन का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अब एयरफोर्स और नेवी में टेम्परेचर से रिलेटेड 2 से 3 फैक्ट मैं जो यहाँ पे अभी लिखवा रहा हूँ वो आप याद रखना, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। फॉरेनहाइट और सेल्सियस में एक टेम्परेचर जो है वो इक्वल होता है, तो -40 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और कहा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल इन फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस। तो आपको इसको फैक्ट की तरह याद कर लेना है कि -40 डिग्री। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि TC यानी कि सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बटे 5 बराबर T फॉरेनहाइट का टेम्परेचर, उसमें से 32 सब्ट्रैक्ट करो और 9 से डिवाइड करो। ठीक है, इससे हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सेंटीग्रेड वाला गिवन हो तो फॉरेनहाइट में बदल सकते हैं उसको, और कोई टेम्परेचर फॉरेनहाइट में गिवन हो तो उसको सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैंने लिख दिया, वैसे सभी बच्चों को याद होगा। दूसरी बात आप ये याद रखोगे कि आपसे कहा जाएगा कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, परम शून्य ताप क्या है। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है अप्रॉक्स। अगर पॉइंट में लिखेंगे तो 0.15 और 0.16 भी कहीं कहीं लिखा है, लेकिन आपको 273 माइनस का याद रखना है, ये परम शून्य ताप है। केल्विन में अगर देखें तो 0 केल्विन है। अब ऑप्शन क्या है, एग्जामिनर ऑप्शन में ट्विस्ट कर देता है, कहेगा परम शून्य ताप है। पहला ऑप्शन होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन होगा 0 केल्विन। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि केल्विन में है तो 0 और सेंटीग्रेड में है तो -273। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, कहीं भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और आप मान लो मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस दिखा कर, मान लो आप अगर फिजिक्स की, मैंने जैसा बताया था कि जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो उसका आप फिजिक्स का बुक उठाओ और जो आपका इंटरमीडिएट का बुक हो और उससे ऑब्जेक्टिव बनाओ। तो स्पेशली आपको फोकस ऐसे क्वेश्चन पे बहुत रखना है। ऐसे आपको क्वेश्चन दिखते होंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जैसे जो सरफेस टेंशन है, आपसे कहा जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो द्रवों के पृष्ठ तनाव पे क्या फर्क पड़ेगा, तो पृष्ठ तनाव घटता है। ऐसे फैक्ट आप ये समझ लो, रट लो। जैसे विस्कोसिटी होता है तो पूछा जाएगा गैसेस के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, और अगर लिक्विड्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घटेगी। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको ये भी बताओ कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, मतलब एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसे जो इफेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, श्रांति काल टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जाएगा कि जो रिलैक्सेशन टाइम है उस पर क्या फर्क पड़ता है, तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। आपसे कहा जाए कि अर्धचालक, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं, सेमीकंडक्टर जो अर्धचालक होते हैं, उन पे ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालकों के प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालकों का जो रेजिस्टेंस है वो घट जाता है और उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ऐसे जो फैक्ट होते हैं उनको आप लिखना शुरू करो। अगर आपने नोटबुक नहीं बनाई है तो मैं हर वीडियो में ऐसे 20 फैक्ट आपको बताता हूं कि अगर हर वीडियो, जो मेरा 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है, अगर उसमें से इन फैक्ट को आप लिखते चलोगे तो वन डे यू विल सी आपके पास इतने फैक्ट का कंपाइलेशन हो जाएगा कि आपको फिर नीड नहीं रहेगी किसी बुक को खरीदने। सेकंड क्वेश्चन है, अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम 30% इंक्रीज हो जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का चेंज होगा। देखो, जिन बच्चों को ये सेकंड क्वेश्चन आता है वो जंप करके डायरेक्ट थर्ड पे जा सकते हैं। ऑनलाइन में ये सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। नोटिफिकेशन आया, अभी आप फ्री हैं देखें, नहीं हैं फ्री शाम को देख लें। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। आपको अच्छा लगता है लाइक करोगे, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक करोगे। आप कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट भी कर सकते हो, कई बच्चे हमें डिमोटिवेट भी करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब कुछ वॉलंटरीली आप कर सकते हो। तो अगर ये आपको आता है तो आप डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन कर सकते हो। अब ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, हर साल पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे करना है आपको, इसको वो तरीका इसमें इंप्लीमेंट करना है जो सबसे कम टाइम में आपको आंसर निकाल के दे। क्योंकि आज जो है लड़ाई किसकी है, 25 क्वेश्चन आते हैं आपके जो है कलीग को भी हैं, लेकिन आप कितना जल्दी उन 25 क्वेश्चन को कर लेते हो, इसी बात से आपको सिलेक्शन इंश्योर होगा। तो ये याद रखना कि x + y + xy बटे 100, जब भी मोमेंटम का परसेंटेज चेंज दिया हो, काइनेटिक एनर्जी का पूछा हो, कभी भी मोमेंटम का परसेंटेज चेंज दिया हो, काइनेटिक एनर्जी का पूछा हो, तो जो मोमेंटम का परसेंटेज चेंज है वो इस फॉर्मूले में x और y की जगह पे रख दो। जैसे 30 दिया था तो 30 हमने x और y की जगह पे रख दिया, x की जगह पे भी 30 रख दिया, y की जगह पे भी 30 रख दिया, और 30 × 30/100। ये बहुत फेमस सवाल है, आप हाई लेवल के चक्कर में हो लेकिन कई बार बेसिक चीज़ें भूल जाते हो। तो 30 और 30 ये हो गया 60, और प्लस यहाँ 2 जीरो खत्म, 3 का 3 में गुणा करोगे 9, तो 69% इज द राइट आंसर। एक और परसेंटेज लेके मैं थोड़ा आपको क्लियर कर दूं, अगर आपसे कहा जाए कि 50% बढ़ जाता है, संवेग जो है 50% बढ़ जाता है, गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, आपने क्या करना है, आपने बस ये फॉर्मूला याद कर लेना है।
हम आपको वैसे भी बता सकते हैं कि इसको कैसे करेंगे, मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पे टाइम लगेगा। ठीक है, आपको भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है, क्या होता है, मोमेंटम के टर्म्स में p²/2m। तो यहाँ पे फिर आप मैथमेटिकली जाओ, आपको इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पे आप 50 रखो, x की जगह पे मान लो 50% होता, तो 50 + 50 + 50 × 50/100। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार क्या है कि जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं पहले बता भी चुका हूँ, फिर भी उनको ले लेता हूँ वीडियो में क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज हो जाए। तो 50 और 50 100 हो गया, प्लस 5 का गुणा 5 में होगा 25, तो 125% जो है वो बढ़ जाता है। हमने इसका सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें डिक्रीज हो जाता है, तब क्या करेंगे, बस नेगेटिव रख देंगे। तो ये आप प्लेलिस्ट के पिछले वीडियोज़ आप जरूर देखते रहो। थर्ड क्वेश्चन है, 2 कार्नो इंजन के सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के रेशियो गिवन है 2:1 और 3:1, तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - T2/T1, जहाँ पे T2 जो होता है वो सिंक का टेम्परेचर होता है और T1 जो होता है वो सोर्स का टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 - T2। T2 सिंक का है, तो सिंक का अगर फर्स्ट इंजन की बात करें तो सोर्स और सिंक, यानी कि सिंक का है 1 और सोर्स का है 2, यानी कि फर्स्ट के लिए एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2। सिमिलरली हम अगर दूसरे इंजन की बात करें तो उसके लिए 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1/3, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/3। पहले का है 1/2, दूसरे का है 2/3। इन्हीं दोनों का हमें रेशियो निकालना है, दक्षताओं का ही तो अनुपात निकालना है। तो η1/η2 करेंगे तो 1/2/2/3, तो क्या होगा, 3 ऊपर जाएगा और 2 का गुणा 2 में होगा तो 3:4, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। अब देखो मैं आपसे कहता रहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये तो सबको पता होगा कि जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ये होता है, लेकिन मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन आपको नया ना लगे, तो इस तरह से भी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं कार्नो इंजन को बहुत अच्छे से सेपरेट एक वीडियो में करा चुका हूँ। 2 फैक्ट जो यहाँ पे और आपको याद रखने इस क्वेश्चन के थ्रू, कि हमने फॉर्मूला देखा दक्षता का, क्या निकला, 1 - T2/T1। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या कहा जाएगा कि फॉर 100% एफिशिएंट कार्नो इंजन, एक 100% दक्षता वाले कार्नो इंजन के लिए सिंक का ताप कितना होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कि फॉर 100% एफिशिएंट कार्नो इंजन सोर्स का ताप कितना होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो याद रखना कि ऊपर हमने बताया किसका है, सिंक का, नीचे किसका है, सोर्स का। तो याद रखना कि सिंक का होना चाहिए 0 केल्विन और सोर्स का होना चाहिए अनंत। अब आपको ये रटना नहीं है, नहीं तो आप इसका उसमें कर दोगे कैसे। अब देखो सवाल में 100% एफिशिएंट चाहिए, मतलब ये जो है 100% का मतलब एफिशिएंसी 1 होना चाहिए, तो इधर 1 है, तो 1 बराबर 1 - T2/T1। तो T2/T1 का मान हमें 0 करना पड़ेगा, तभी तो 1 बराबर 1 आएगा। तो इसको 0 करने के लिए या तो हम T2 को 0 रख दें, और जब इस तरह के सवाल हम हल करते हैं तो वैल्यू केल्विन में रखते हैं। तो या तो T2 मतलब सिंक, या तो हम सिंक को जो है 0 केल्विन रख दें तब भी ये 0 हो जाएगा, या नीचे वाला T1 हम अनंत रख दें तब भी इसका मान 0 होगा। तो T1 जो होता है वो क्या होता है, सोर्स का टेम्परेचर, तो सोर्स का टेम्परेचर होना चाहिए अनंत। अगर सिंक का पूछा जाए तो वो होना चाहिए 0 केल्विन, किसके लिए, 100% एफिशिएंट कार्नोट इंजन के। फोर्थ क्वेश्चन है, अगर अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, यहाँ पे स्मॉल g कर लेना, तो m मास को अर्थ की रेडियस के इक्वल हाइट पे ले जाने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन पे। ठीक है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये। इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इस सीरीज में वो सारे ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसमें देखो आपको पहले वो बता दूँ जो आपको एग्जाम हॉल में याद रखना है, कैसे करना है, फिर ये भी बताऊँगा कि इसको हम इन जनरल कैसे कर सकते थे। आपको डायरेक्ट अगर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकाली जाए तो आप याद रखना mgh/1 + h/r, जहाँ पे जो h है वो है कितनी हाइट पे ले गए हैं, तो ऊपर रखो mg, हाइट कितनी है, r त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर उठाया गया तो r/1 प्लस हाइट की जगह पे कितना लिखना है, r/r। r से r कट गया नीचे का, तो इधर एक और एक यहाँ होगा और एक ये, तो नीचे तो 2 बचा, ऊपर mgr बचा, तो mgr/2 यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। कितनी ईजिली आ गया। अगर आपको ये तरीका पता है कि इसको हम फॉर्मूला कह दो, चाहे कुछ कह दो कि चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। कई बार अगर 2r राइट होगा तो बड़ी इजीली आप कर पाओगे इसको। आप प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन अगर और भी कोई दिख रहा है, वैसे यही डेटा के साथ क्वेश्चन आ सकता है। अब सर आया कैसे, हमें बड़ा घबराहट होने लगती है कि कैसे क्या हो गया।
तो अगर जो बच्चे फॉर्मूला प्रेमी हैं या जिनको आराम से डेकोरेट करके आंसर निकालने के शौकीन हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि जो यू इनिशियल होगा वो क्या होगा, माइनस का जी मास ऑफ अर्थ और जो मास एम है वो बटे आर। ये क्या है, सरफेस के लिए इनिशियली, सरफेस अर्थ का रेडियस आर है तो यहाँ पे अब कितनी हाइट पे उठाया गया उसको ऊपर किया गया, हाइट जो है आर ऊंचाई पर, तो अब यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो यू फाइनल है वो क्या हो जाएगा, माइनस का जी एम एम बटे, अब आर की जगह पे आर आर ये और आर ये, तो 2r हो जाएगा, तो 2r। अब वृद्धि पूछी गई है तो फाइनल में से इनिशियल घटा दो, आंसर। मतलब इसमें से ये, अब कैलकुलेशन में करना नहीं बताऊंगा, इसमें से ये को इसको घटा दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन सर आंसर जो है वो जी के टर्म्स में आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में जी नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं, जी को एलिमिनेट कर देना, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जी के टर्म में क्या होता है, जी एम बटे आर स्क्वायर। जी एम बटे आर स्क्वायर के से आप यहाँ पे जी निकालोगे तो जी आर स्क्वायर बटे एम हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से जी का मान जो है वो जी के टर्म्स में रख देना, तो आपका आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। ये तो है इसका जनरल तरीका। बाकी आपको मैंने बताया कि आप फिर से एक बार लिख दूँ कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, एम जी एच बटे 1 प्लस एच बटे आर। यहाँ इसको आप याद रखना, जहाँ पे जो एच है वो सरफेस से हाइट है। एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट, मतलब उसकी जो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी है वो के है और उसका एंगुलर मोमेंटम एल है, तो कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो हैं, जो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे वीडियो को वो बच्चे कंपैरेटिवली ज़्यादा एंजॉय करते होंगे जो एक दो बार एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम में अपीयर हो चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एयरफोर्स और नेवी क्या आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ना तो ज़्यादा हाई लेवल पढ़ना होता है ना बिल्कुल। अब इजी चीज़ें मैं नहीं कराता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको अंडर एस्टिमेट करता हूँ, मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ। अब मैं आपसे कहूँ कि जो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं, मैं 20 क्वेश्चन लेने को मैं 50 क्वेश्चन आज ही ले लूँ और सब मतलब 17 मीटर जो है अपवर्तन और अपवर्तक तल और उसके बीच की दूरी होनी चाहिए, ऐसे कुछ फैक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं मैं आपको ले लूँ और 20 50 क्वेश्चन रोज करा दूँ, तो ये जो है आप कहीं आप खुद से भी कर सकते हो। ये जो है आप किसी तो इसलिए मैं कुछ ऐसी चीज़ें करा रहा हूँ जहाँ से आप जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो। तो अब क्या है कि अब यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि क्योंकि हमें एल और के में रिलेशन फाइंड करना है तो दोनों फॉर्मूले पता हूँ। जिस तरह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, लेकिन रोटेशन में जो रोटेशनरी काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम की जगह पे हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और यहाँ पे सिंपल लीनियर वेलोसिटी है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है संवेग का वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन इस केस में रोटेशन में जो एल होता है संवेग उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मास को हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वी की जगह पे यहाँ होता है ओमेगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इन दो फॉर्मूले से मतलब है, ठीक है। इनको हम कट कर देते हैं, वो हमने समझाने के लिए बताए थे, वैसे आपको लर्न हो ये कि एल बराबर होता है आई ओमेगा और एल जो है वो जो है रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम, कौन सा, एंगुलर मोमेंटम, जिसकी डायमेंशन जो होती है वो प्लांक कांस्टेंट के इक्वल होती है। अब बात करें कि इन दो के साथ हमें कुछ खेलना है, खेलना है और आंसर तक पहुंचना है। चलो ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना है। इन फॉर्मूलों को मैं साइड में एक बार फिर से लिख देता हूँ। के जो है वो हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और जो एल हो जाएगा वो हो जाएगा आई ओमेगा। हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्मूले में जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का के में गुणा होगा तो 2k बटे आई बराबर जो है वो हो सकता है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा 2k बटे आई। अब ये बात बताओ, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम एल बटे आई लिख सकते हैं, तो ओमेगा को हम लिख ले रहे हैं एल बटे आई, ठीक है, एल बटे आई लिख लिया। अब आप देखो एल, अब ओमेगा को हमने इस फॉर्मूले से एल बटे आई लिखा, अब ये आई जो है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर केवल एल बचेगा, तो एल बराबर क्या बचा, 2k बटे आई, ये तो था अंडर रूट में और इधर में आई और आ गया, तो आई जो आया है इधर गुणा में हुआ है, तो इस आई को हम अंडर रूट आई इंटू अंडर रूट आई लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला अंडर रूट हमें काटना था। तो एल जो मिला वो क्या मिला, 2k का वर्गमूल। ये आपको मैं डायरेक्ट याद भी करवा सकता था, लेकिन अब आपको याद रखना है। तो आप देख रहे हो जो एल है एंगुलर मोमेंटम, वो रोटेशनरी काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है आधी पावर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। ये मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा दिमाग है तो आप देखो, हमने आपको जो बताया था उसमें क्या कहते हैं, जो लीनियर मोमेंटम के लिए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताया था, क्या था, पी स्क्वायर बटे 2m था।
तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा था तो p जो है वो क्या निकला था, √2mk। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने देखा तो p की जगह पे यहाँ पे रख देंगे l बराबर √2, m की जगह पे यहाँ मास है तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, k है तो यहाँ पे k, तो 2ik हो गया। तो ये आप याद भी रखोगे तो आपको कैलकुलेशन एग्जाम हॉल में नहीं करनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इनर कोर एंड आउटर क्लैडिंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज N1 N2 रेस्पेक्टिवली। अगर कोर का N1 है और क्लैडिंग का N2 तो क्या दोनों इक्वल होंगे या कोर का ग्रेट होगा या क्लैडिंग का ग्रेटर होगा, ये बताना है। तो बेसिकली जो ऑप्टिकल फाइबर का संरचना होता है क्या होता है, पहले तो जो थिन एक ट्यूब जैसा रहता है उसे कोर कहते हैं, उसके जो ऊपर जो आउटर लेयर रहती है वो भी ग्लास से रहती है, उसको क्या कहते हैं, क्लैडिंग, और इसके ऊपर प्लास्टिक से एक जैकेट रहता है। तो मेजर जो कंपोनेंट होते हैं वो दो, इसकी कंस्ट्रक्शन में दो। ये जो कोर है, जो थिन एक ट्यूब टाइप की संरचना है जिसमें जो मेन काम होता है इसका डेटा को ट्रांसफर करना, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 है। और जो क्लैडिंग है, क्लैडिंग का जो आउटर जो लेयर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। और ये सवाल वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो ये आपके में भी पॉसिबल है कि आ सकता है। तो पूछा गया है कि क्या ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो देखो आपने एक पढ़ा होगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो TIR के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के लिए आपने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी होगी, ये तभी पॉसिबल होता है जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा हो, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो उससे कम वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जा रहा होगा, तभी जो है ये पॉसिबल होगा TIR। तो अब हम इजीली कर पाएंगे क्योंकि जो अंदर कोर है उसका N1 है। तो कोर लाइट कब पॉसिबल होगा, जब कोर से क्लैडिंग का क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होना चाहिए, कोर का ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि कोर का कितना है, N1, ठीक है। आंतरिक जो इनर कोर है उसका N1 है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है समझ में ना आया हो, एक बार फिर मैं और इसको ईजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ ऑप्शन लिख रहा हूँ। जब प्रकाश जा रहा है, पहला ऑप्शन है कांच से वायु, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप जो है ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन मैं लिख रहा हूँ वायु से जल, वायु से जल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन लिख रहा हूँ कि कांच से हीरा, कांच से हीरा, ठीक है। मान लो तीन ही ऑप्शन लिखे, मैंने बताओ किस ऑप्शन में जो है TIR पॉसिबल हो सकता है। तो TIR के लिए कंडीशन है कि डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में लाइट जाना चाहिए। तो अब इसमें देख लो, कांच और हीरे में सघन क्या है, कांच ज़्यादा डेंसर है, ये हीरा ज़्यादा डेंसर है कंपेरेटिवली कांच के, तो ये विरल से सघन हो गया, तो ये नहीं हो सकता। अब देखो इसमें वायु से जल, तो इसमें भी विरल से सघन हो गया क्योंकि जल जो है वो डेंसर होता है, रेयर, तो ये भी नहीं हो सकता। अब कांच से वायु, इसमें क्या है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो यही ऑप्शन राइट होगा कि इसी में जो है TIR हो सकता है। क्या हो जाएगा, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होगा क्लैडिंग से। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट जरूर किया करो, ठीक है, जो भी आपके डाउट हुआ करें। और जिन स्टूडेंट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुकी है वो अब मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट के थ्रू आप नए नए क्वेश्चंस देखोगे और अपने आप को एवेल्युएट कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और आप टाइम मैनेज कर पाओगे। तो एयरफोर्स ग्रुप XY के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप टेस्ट सीरीज के लिए, परीक्षा एप्लीकेशन। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डाउनलोड वहाँ से कर लेना। और उसमें जब डिफेंस वाले सेक्शन में जाके आप एयरफोर्स ग्रुप XY या नेवी AA SSR जिस भी एग्जाम के लिए एनरोल करोगे तो आपको एक कूपन कोड अगर आपके पास होगा तो आपको 150 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका मेरा जो कूपन कोड है वो है ANU50, ANU50, ठीक है। जैसे ही आप इसको अप्लाई कर दोगे तो आपको 149 रुपये में ये मिल जाएगी, और ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। और मैं कहता हूँ 150 रुपये में आपको इतने नए नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, टाइम मैनेज आप कर पाओगे। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग आपको एनरोल कर लेना चाहिए।